पढ़ाई भी देख रहा है। और जब कोई टीचर इस प्रकार बच्चे को ऑब्जर्व करता है तो उसके अच्छे के लिए टोकता है। अब आजकल क्या है, बच्चों को लगता है कि सर तो मेरे पीछे ही पड़ गए। पेरेंट्स भी कहते हैं कि वो टीचर तो मेरे मतलब जो है बच्चे के पीछे पड़ गए। मैं कहता हूँ पीछे पड़ना तो सौभाग्य की बात है। हाँ, ध्यान दिया जा रहा है। भाई ध्यान दिया जा रहा है, उसको आप अदरवाइज क्यों ले रहे हो? सही है। तो ये थोड़े से चेंज हुए, पेरेंट्स के व्यूज चेंज हुए हैं, तो उस कारण से टीचर्स ने अपने आप को पीछे कर लिया। और मुझे लगता है टीचर्स का खुद को पीछे करना ये बच्चे के भविष्य के लिए ठीक नहीं। जब बच्चा 12th करके निकलता है, करियर चुनता है ना, तो करियर चुनते समय आप कई जगह गए, आपने कई जगह आप स्पीच भी देते हैं इसको लेकर। कुछ इस तरीके से जो नया बच्चा निकल के आ रहा है, क्या क्या देखे, देखिए क्या करना दो चाहिए? तीन चीजें हैं। 10th में 90% बच्चे डिसाइड कर लेते हैं उन्हें क्या करना होता है। मेरा माँ बाप से भी कहना होता है कि बच्चा क्या करना चाह रहा है पहले उससे पूछ लीजिए और उसी डायरेक्शन में उसकी हेल्प करिए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो दुविधा में होते हैं, वो 10th के नंबरों के बाद डिसाइड करते हैं कि किस में नंबर ठीक आए तो कहाँ चलेगा। लेकिन बच्चे को क्या बनना है ये बचपन से ही ना, अगर माँ बाप या टीचर्स इस चीज को समझ लें और उसी दिशा में उसे बढ़ाते रहें तो आगे चल के वो वहां बहुत कामयाब व्यक्ति बनता है। अपने यहाँ व्यवस्था ऐसी है कि 10th तक आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, उसके बाद ही फिर आप साइंस में, मैथ्स में, कॉमर्स में, ह्यूमैनिटीज में जाते हैं। लेकिन अगर पहले से डिसाइडेड है कि आपको क्या करना है तो उस विषय में आप अच्छा प्रयास करते हैं। अगर टीचर्स भी पिक कर लें कि बच्चा इस विषय में अच्छा है, इसका इंटरेस्ट है, उसमें और अच्छा करें, माँ बाप भी सोच लें कि मेरा बच्चा क्या करना चाहता है, वो सपोर्ट करें, तो वो अच्छी चीजें रहती है, वहां जाके बच्चा अच्छा करता है। खराब कब होता है? जब बच्चे का मन नहीं है और आप वो उससे करा रहे हो। माँ बाप डिसाइड करते कि ये बनना है। हाँ, माँ बाप ने डिसाइड किया या वो सोसाइटी के प्रेशर से डिसाइड हुआ, करे साहब उनके रिश्तेदारों का बच्चा ये है और पड़ोस का बच्चा ये है और तुम ऐसा नहीं कर पा रहे। तो उस प्रेशर में बच्चा चला तो जाता है, तैयारी करने के लिए चला गया या, लेकिन फिर वहां कामयाब नहीं। और प्रेशर जब हद से अधिक बढ़ जाता है तो खुद को ही खत्म कर लेता है। तमाम किस्से अभी कोटा में देखे होंगे, कहीं भी देखे होंगे। तो ये जो मानसिक दबाव है, बच्चों को लगता है कि मेरे माँ बाप जो है जो अपेक्षा कर रहे हैं मैं नहीं कर पा रहा हूँ। कि माँ बाप जब भी फोन कर रहे हैं तो बजाय हालचाल लेने के और कितने पढ़े, क्लास ली कि नहीं ली, कितने मार्क्स आए, जब हम केवल मार्क्स और पढ़ाई की बात करते हैं तो बच्चों को लगता है कि हम कैसे रह रहे हैं उस पर तो पूछा ही नहीं गया। केवल मार्क्स, क्लास, पढ़ाई, इसी पे चर्चा हो रही है। तो ये भी एक ऐसा प्रेशर है जो माँ बाप जाने अनजाने बच्चों के ऊपर डालते हैं, ये नहीं होना चाहिए। इसी बीच एक विवाद ये भी चल रहा था कि कोचिंग को लेकर कई बार कोचिंग माफिया कहा जाता है या कोचिंग जरूरी है, कोचिंग को लेके हमें माँ बाप क्या समझे, करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए या जरूरी है? देखिए आपको बताऊं, आप 30 साल पहले चले जाओ। हाँ। जो बच्चा स्कूल के अलावा कहीं पढ़ने जाता था उसको बच्चे चिढ़ाते थे कि लगता है तुम में कम बुद्धि है, तुम समझ नहीं पाते। उस समय कोचिंग का क्रेज नहीं था। मुझे लगता है आज भी नहीं है, आवश्यकता आज भी नहीं। अगर विद्यालय में पढ़ाया गया, घर पे रिवीजन हो और अगले दिन बच्चा पूछे, तो आज भी किसी प्रकार की कोचिंग की आवश्यकता नहीं है। ये बड़ा खराब लगता है कहते हुए कि आज कोचिंग कोचिंग जो है वो एक स्टेटस सिंबल हो गया। अरे मेरा बच्चा वहां जाता है, मेरा बच्चा वहां जाता है। पढ़ाई स्टेटस सिंबल नहीं होती। कभी कभी प्राइमरी का बच्चा इतना बढ़िया निकलता है, उसे कोई माहौल नहीं मिलता, वो बहुत अच्छा करता है। और 30 साल पहले जो प्राइमरी के बच्चे निकले वो भी तो आईएएस हुए। बिल्कुल। उन्हें तो कोई मदद नहीं मिली, बल्कि उनको तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो भी पूरी नहीं हो रही थी। तो पढ़ने के लिए, मतलब मैं पढ़ाई को साधना मानता हूँ, साधना के लिए संसाधन की आवश्यकता नहीं होती। साधना तो हमेशा तपस्या है, संसाधन, वो तो एक हाँ, वो तरीके से। तपस्या होती है। और जो जैसा माहौल मिला है उसमें एडजस्ट करके कर जाता है वो अच्छा करता है। वरना आप देखिए तमाम बड़े घरों के बच्चे हैं, अपेक्षित परिणाम नहीं दे पाते। उनके पास क्या सुख सुविधा कमी है? कोई कमी नहीं। तो आज भी मैं ये मानता हूं कि यदि बच्चा स्कूल के कार्य को घर पर रिवाइज करता रहे और माँ बाप केवल ये देखें कि वो प्रॉपरली रिवीजन कर रहा है कि नहीं, और अगले दिन स्कूल में आके पूछता रहे, ठीक है। अभी होता क्या है कि माँ बाप कहते हैं साहब स्कूल में पढ़ाई नहीं होती। माँ बाप खुद तो आते नहीं, जो बच्चे ने फीडबैक दिया उस पर विश्वास कर लिया। मैं
इन 25 सालों में कई ऐसे घटनाक्रमों से गुजरा हूं। एक बार एक पिता जो है वो आर्मी में बाहर पोस्टेड थे। उनकी पत्नी अपने बच्चों को लेकर पढ़ा रही थी। तो बच्चे जब 10th में आए तो अ, उसकी माता जी आई कि साहब बच्ची की कोचिंग लगानी है कि नहीं, क्यों लगानी है, जो यहाँ पढ़ रही है घर में रिवाइज करे, अगले दिन आके पूछे, नहीं लगानी है। 1 महीना हो गया, फिर वो आई, बोली साहब स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। ये बात मैं आपको 10 साल पहले की बता रहा हूँ कि स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, और बच्ची कहती है टीचर नहीं आते हैं। तो हमने अटेंडेंस सिस्टम लगाया। मैंने कहा, देखो कौन टीचर एब्सेंट है, जो इनकी क्लास में पढ़ा रहे हैं कौन एब्सेंट है, कोई एब्सेंट नहीं था। फिर हमने कहा चलो कि किसी बच्चे को बुला लाइए, क्लास से रैंडमली बच्चे बुलाए। मैंने कहा पूछिए कौन सा विषय नहीं लगता है। तो उन्होंने कहा कि बच्ची तो ऐसे ही बताती है। मैंने कहा बच्ची बुलाइए। कभी कभी क्या होता है, जो बच्चे बाहर कोचिंग पढ़ रहे होते हैं वे माँ बाप की आंखों में धूल झोंकते हैं, क्योंकि कोचिंग तक माँ बाप नहीं जा पाते ना। अब आपने कोचिंग भेजा तो उसे समय दे दिया, साधन दे दिया, मोबाइल दे दिया, पैसा दे दिया, और ये चाची बिगड़नी काफी है। तो वो बच्चे रोज की घटनाएं आके क्लास में सुनाते, अरे बड़ा मजा आया, यहाँ गए वहां गए। तो जो बच्चे नहीं पढ़ रहे होते हैं उनको लगता है यार कोचिंग हमें भी जाना चाहिए। अब माँ बाप नहीं भेज रहे हैं क्योंकि स्कूल के टच में है। तो क्या होगा कि फिर वो ऐसे आरोप लगाएंगे कि टीचर नहीं आ रहा था, पढ़ाई नहीं हो रही थी। तो जब ये चीजें क्लियर हुई तो उन माता को लगा, उस बच्ची माता को, नहीं सर आप ठीक कह रहे हैं। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो भी पढ़ाई होती है। और एक उदाहरण है मेरे पास, एक पिता साइकिल पर कपड़े की फेरी लगा के बेचते थे। उनके बच्चे ने टॉप किया। अच्छा। उसके पास तो किताबें भी नहीं थी, साधन भी नहीं थे। पढ़ाई इंटरेस्ट की है, जिम्मेदारी की। अगर बच्चे को लगता है कि नहीं ये पढ़ाई में दो दो कामों के लिए कर रहा हूं, एक तो नॉलेज के लिए और उस नॉलेज से नौकरी या व्यापार करने के लिए, तो पढ़ाई होती है। जिसको लगता है कि मेरे माँ बाप के पास बहुत कुछ है, क्या करूंगा, पढ़ गया ठीक है, पढ़ लिया काफी है, वो बच्चे नहीं पढ़ते। या कई बार माँ बाप को लगता है कि अरे साहब मेरे बच्चों को डांटे ना कोई, मारे ना कोई, जितना कर रहा है करने दीजिए, वहां बच्चे नहीं पढ़ते। अभी जैसे आपने कहा कि नौकरी और व्यापार, अब इसके अलावा जैसे खेल कूद में आता है, म्यूजिक, डांस, इन सब के लिए, और खासकर छोटे शहरों के लिए दिक्कत होती है, यहाँ से ये प्रतिभाएं आगे नहीं निकल पाती। उस समय आप जो अभिभावक हैं उनके लिए क्या संदेश देंगे कि अभिभावकों को ऐसे में क्या करना चाहिए? क्योंकि जिनको क्रिकेट में किसी को इंटरेस्ट है या डांस में है, तो उस समय वो लोग अपना बच्चों पर दबाव डालते हैं, वही आईआईटी और नीट, अधिकतर यही रहता है ना। उस समय टीचर्स जो अभिभावक हैं उनका क्या रोल रहना चाहिए? क्या आपने भी डांस की और स्पोर्ट्स की बात की, यहाँ पर भी दो व्यूज हैं। कुछ पेरेंट्स खेलने को और कल्चरल एक्टिविटीज को ठीक नहीं मानते, वो हमेशा बच्चों को डांटते हैं, अरे तुम पढ़ रहे हो कि ये सब कर रहे हो। ये भी मैंने झेला। कुछ बच्चे बहुत अच्छे डांसर थे, बहुत अच्छी सिंगिंग थी, बहुत अच्छा मंच करते थे। पेरेंट्स का नहीं साहब मेरे बच्चों को आप मत कराइए, मेरे बच्चे की पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। जबकि ऐसा नहीं है, बच्चा जब इंटरेस्ट से कोई काम करता है तो पढ़ाई भी मैनेज करता है। उसके डांस करने से, म्यूजिक में जाने से उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होती। लेकिन माँ बाप जब वहां थोड़े से रूड हो जाते हैं तो बच्चे की वो कला वहीं मर जाती है। होना ये चाहिए कि माँ बाप अपने बच्चे की क्वालिटी को पहचाने, माँ बाप उस क्वालिटी को स्कूल में भी बताएं, स्कूल के टीचर्स भी इस क्वालिटी को पहचाने और उस बच्चे को उसी दिशा में प्रेरित करें। ऐसे बच्चे हमेशा बेस्ट रिजल्ट देते हैं। लेकिन हम कर क्या रहे हैं, माँ बाप भी टोक रहे हैं, और अगर किसी टीचर की क्लास डिस्टर्ब हो रही है किसी बच्चे के बार बार प्रैक्टिस में जाने से, तो वो भी टोक रहा है। तो बच्चे की वो प्रतिभा फिर नहीं निखर पाती। उसको लगता है घर में माँ बाप डांट रहे हैं, यहाँ टीचर डांट रहा है, ठीक है मैं करूंगा ही। एक तो ये हो गया। दूसरी चीज, बच्चों को खुद में चयन करना चाहिए। जैसे क्रिकेट है, कपिल देव जी ने कहा था कि 50,000 वेटिंग में है, इसलिए क्रिकेट मत खेल। 50,000 प्लेयर्स वेटिंग में है, उन्होंने कहा कि छोटे लोग क्यों अपना समय बर्बाद करें, बहुत मुश्किल है ऊपर तक पहुंचना। मैं इससे सहमत हूं। आप देख लीजिए, हमारे पास कबड्डी है, हमारे पास शूटिंग है, हमारे पास तीरंदाजी है, हमारे पास बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं जहां पर कंपटीशन का लेवल वो नहीं है, और अपने यहाँ के बच्चे उन सब में अच्छा कर सकते हैं। यहाँ माँ बाप को भी सहयोग करना चाहिए, स्कूलों को भी प्रमोट करना चाहिए। ऐसे बच्चे
निखारे जाएं। अभी हमने शूटिंग कराई थी समर कैंप में, अब ताज्जुब करोगे कुछ बच्चे इतने सॉलिड निकले कि वो रिंग के अंदर ही इनका फायर जा रहा था। अच्छा, तो इन बच्चों को यदि आगे और चांसेस मिलेंगे तो मैं डैम श्योर बहुत अच्छा करेंगे। छोटे शहरों से निकलना मुश्किल हो जाता है। नहीं, वहां जिम्मेदारी देखिए, अगर स्कूल चाहे, सीबीएसई तो मौका देती है कि आप स्कूल लेवल पे, जोनल लेवल पर, नेशनल लेवल पे जाइए। अभी जैसे हमारे पास जुलाई में क्लस्टर है सीबीएसई का, तो पूर्वांचल के कई जिलों से बच्चे आएंगे। अगर इसमें कोई टीम अच्छी जाती है तो वो फिर आगे नेशनल्स खेलेगी। नेशनल में सेलेक्ट होते हो तो फिर आप कंट्री के भी खेल सकते हो। तो यहाँ से तो छोटे बच्चे लिए जा रहे हैं, मतलब छोटे शहरों से ही बच्चे लिए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई बहुत बड़ा शहर हो। अब जैसे आप पूर्वांचल के जितने ऐसे जिले हैं जो शायद बहुत फेमस ना हो, लेकिन टीमें वहां से भी आई, 500 बच्चे आते हैं, वो छोटे शहरों के हैं। अब जो एक जरूरी चीज है, जो जैसे जैसे समय बदल रहा है, नई नई चीजें आ रही हैं, एआई एक बहुत हॉट टॉपिक रहता है हमेशा, है ना। अब एआई के हम दोनों पहलू को समझेंगे, क्योंकि हम कई बार एआई का नुकसान भी देख रहे हैं और उसकी जरूरत भी महसूस हो रही है, वो भी देख रहे हैं, है ना। बच्चों को कैसे एआई तक, कितना, कैसे और कितना एआई पे डिपेंड किया जाएगा, या आजकल की शिक्षा व्यवस्था में एआई को कैसे सिखाया जा रहा है? देखिए, सीबीएसई ने तो उसे अपने सिलेबस में इंक्लूड कर लिया है कि एआई अच्छा, आपको पढ़ानी है। किस क्लास से? क्लास 6 से है। 6 से। अब जब आप उसे एज ए विषय पढ़ाएंगे तो बच्चों को उसकी जानकारी होगी। नो डाउट 100 में से 80-90% वो आपके लिए अच्छा है, लेकिन हर चीज की कमियां भी रहती है, 10-20% वो खराब भी है। हमारे अपने ऊपर होता है कि हम अच्छा लें या खराब लें। टीचर्स को वॉच रखनी पड़ेगी, माँ बाप को देखना पड़ेगा कि हमारे बच्चे उसका उपयोग कैसे कर रहे हैं। जैसे अभी हमने कहा ना, मोबाइल और सोशल मीडिया हम लोग चला रहे थे, वही यहाँ पर भी है। हाँ, एक चीज मुझे लगती है कि जो थिंकिंग प्रोसेस हमारी है, जब वो सारे काम यही कर लेगा तो फिर आदमी की सोचने की, समझने की और निर्णय लेने की क्षमता पर असर जरूर पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक जगह एक बच्चे से कहा गया कि भाई एक अच्छा सा निबंध लिख के लाओ। वो लिख के ले गया, तो जब उसे पढ़ा गया तो उसमें कहा गया कि ये तो लगता ही नहीं कि क्लास 9 के बच्चे ने लिखा है, ये तो बहुत हाई फाई है, लगता है उस बच्चे ने कहीं से लिखवाया। तो टीचर ने उस बच्चे को वापस किया और बोला कि बेटा ये लगता है आप कहीं से लिखवा के लाए हो, आपने नहीं लिखा है, ये क्लास 9 के बच्चे द्वारा लिखा हुआ लग ही नहीं रहा है। बोला ठीक है सर, कल फिर लिख के लाऊंगा। उसने फिर अगले दिन कमांड दिया, यही वो क्लास 9 के बच्चे के हिसाब से लिख के दीजिए। उसने लिख दिया, उसने ले आके दे दिया। तो अब ये हम लोगों को वॉच करनी पड़ेगी कि हम बच्चों को उसका उपयोग पॉजिटिव वे में किस तरह करना है। अच्छा, जैसे एक सवाल मन में आता है कई बार, हम लोगों ने जो पढ़ा है, पानीपत का युद्ध कब हुआ, पहला युद्ध, दूसरा युद्ध, ये इसमें स्टेडियम कहाँ पे, ये झरना कहाँ पे चल रहा है, अब गूगल 1 सेकंड में बता देता है, आप टाइप करो वो आ जाता है। तो क्या कुछ शिक्षा व्यवस्था में बदलाव होना चाहिए? मतलब हमें क्लास के सिलेबस में जो भी, वो बदलाव होना चाहिए, क्योंकि हमें ये याद करने की जरूरत अब नहीं है कि पानीपत का युद्ध कब हुआ, झरना ये वाला कहाँ पे है। कभी भी जरूरत पड़ेगी मैं तुरंत गूगल करूंगा, निकल आएगा। तो कुछ शिक्षा व्यवस्था अब बदलनी चाहिए इसके हिसाब से। नहीं, देखिए, ये तो टेक्नोलॉजी अच्छा है कि आपको पहले हजारों किताबें ढूंढनी पड़ती, लाइब्रेरी जाना पड़ता, वो आपको 1 सेकंड में उपलब्ध है। लेकिन ये ठीक उसी तरीके से है जैसे आप ध्यान करिए, जब मोबाइल नए नए आए थे, जब लैंडलाइन मोबाइल्स थे, तो लोगों को नंबर याद हुआ करते थे। हाँ, जैसे ही वो नंबर स्टोर करने की और फीड करने की व्यवस्था हुई, अब आपको शायद अपना भी नंबर याद है। होता है, हाँ। तो वो चीज है, हिस्ट्री में भी वो चीज है, ज्योग्राफी में वो चीज, जनरल में क्योंकि पहले जब पढ़ता था बच्चा, नोट्स बनाता था, तो उसके दिमाग में फीड होता था, उससे वो खुद एक तरीके से गूगल हो जाता था। आप देखिए जो भी पुराने लोग हैं, ये आज भी देखिए जो आईएएस बनते हैं, उनको सारी चीजें उनकी जुबान पर होती हैं। क्यों? वो उतना पढ़ चुके होते हैं। गूगल या एआई हमें लेटेस्ट इंफॉर्मेशन हमारे हिसाब से दे देगा, लेकिन अगर हमने पढ़ा नहीं है, हम जानते नहीं है, तो क्विकली अगर कोई पूछा जाएगा तो हम नहीं बता पाएंगे। तो पढ़ना, सोचना, समझना, विश्लेषण करना, ये तो व्यक्ति को ही करना पड़ेगा। कितना भी एडवांस टेक्नोलॉजी आ जाए, वो तब सही से काम करेगी जब उसके अंदर आप इनपुट सही डालोगे। भाई कंप्यूटर गलती नहीं करता, गलती इंसान करता है। अगर आपकी फीडिंग गलत है तो रिजल्ट गलत है। अब कुछ और, जैसे आप लगातार समाज को लेकर अपनी राय रखते हैं और कई सामाजिक इवेंट्स में भी आप जाते हैं, एक चीज ये पूछूंगा, बच्चे करियर चुनते हैं, नौकरी अच्छी लगी, पैकेज के पीछे भागते रहते हैं, फिर विदेश चले आते हैं। विदेश जाने के बाद
समाज से जो कटना तो है ही, परिवार तक से कट जाते हैं, माँ बाप से भी कट। ये चीज कितनी सही रहेगी? आप मतलब मुझे कई बार लगता है कि ये गलत हो जाता है, क्योंकि जो माँ बाप ने किया, जो परिवार ने किया, उसको कुछ भी नहीं मिलता बाद में। बच्चा चला गया विदेश, वो 4 साल बाद 5 साल बाद लौट के आता है। देखिए, फिर से ये बात संस्कारों से जुड़ी है कि आपके संस्कार यदि परिवार को जोड़ने वाले हैं, उसकी परवरिश इस प्रकार हुई है, तो आपसे दूर नहीं जाएगी। देखिए, मानव जीवन एक चक्र है। आपके घर जब संतान पैदा होती है तो आप उसकी देखरेख करते हैं, उससे चलना फिरना बोलना व्यवहार सब सिखाते हैं। जब आप बुजुर्ग होते हैं तो उस संतान की जिम्मेदारी होती है कि वो उसी प्रकार आपकी देखरेख करे, तभी चक्र पूरा होता है। लेकिन अगर वो परवरिश कहीं गड़बड़ हो गई, वो आपसे कट गया, तो जो उसकी जिम्मेदारी आपके प्रति है वो उसका निर्वहन नहीं करता, वो ऐसे ही चला जाता है। भारतीय समाज में विगत कई वर्षों में जो ब्रेन ड्रेन एक टर्म है, बहुत सारा ऐसा दिमाग जो देश हित में लगना चाहिए वो विदेशों के लिए काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ उनको प्रॉपर रेपुटेशन नहीं मिल पाती, प्रॉपर काम नहीं मिल पाता, प्रॉपर जगह नहीं मिल पाती, जो वो डिजर्व करते हैं वो नहीं मिल पाता, तो वो छोड़ के चले जाते हैं। यहाँ मेरी रिक्वेस्ट सरकार से रहेगी कि उस ब्रेन ड्रेन को रोके। अगर भारतीय दिमाग भारत के उत्थान के लिए लगेगा तो अच्छा कर पाएगा। दूसरी चीज, मैं माँ बाप से ये कहना चाहूंगा कि बच्चों की परवरिश अपने आप हो जाएगी ये ना सोचें। जब से बच्चा पैदा होता है तब से उसके बड़े होने की विचारधारा भी माँ बाप का व्यवहार बनाता है। तो बच्चा जैसा देखता है वैसा ही होता जाता है। तो बच्चे की परवरिश, बच्चे की बातचीत, बच्चे का व्यवहार, बच्चे के संबंध सब उसे सिखाए। जब बच्चा बड़ा होगा, समझने लगेगा, तो इमोशनली आपसे अटैच्ड होगा, और इमोशनली अटैच्ड होगा तो आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगा। आप तो विदेश भी गए हो, सम्मान अभी आपको मिले हैं। विदेश में क्या अच्छा है जो इंडिया में होना चाहिए, या फिर जो, और इंडिया की क्या अच्छा है जो विदेश में होना चाहिए? पहले विदेश में क्या अच्छा है जो इंडिया में होना चाहिए, ये जानना चाहिए। विदेश में अनुशासन बहुत अच्छा है। मैं 6-7 कंट्रीज में गया हूँ, अनुशासन बहुत अच्छा है। लोगों के अंदर सोशल और इमोशनल वैल्यूज बहुत बड़े हैं, एथिक्स बहुत अच्छे हैं उनके। वो राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझता है। तो छोटी छोटी जगहों पर आप देखिए, आपको इतनी साफ सफाई मिलेगी, जो ट्रैफिक रूल्स हैं वो बहुत अच्छे मिलेंगे, एनवायरनमेंट के प्रति बड़े सजग लोग मिलेंगे वहां पर। ये हम इंडिया में लैक करते हैं। इंडिया में चीजें केवल प्रचार की हो गई हैं कि हम कुछ कर रहे हैं तो उसका प्रचार है। अगर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझे, वो ये ठान ले कि हम अपने द्वारा कुछ भी गंदा नहीं करेंगे, कूड़ा नहीं फेंकेंगे, तब 50% चीजें गंदी नहीं होती। आप देखिए कि हम लोग गंगा मैया कहते हैं, और कितनी गंदी गंगा है। सरकार करोड़ों खर्च करती है गंगा की सफाई के लिए। मेरा एक मत कहना है, आप सफाई छोड़ो, उसे गंदा करना छोड़ दो, वो अपने आप साफ हो जाएगी। इंसान सब कुछ वहां फेंकता है, तो फिर उम्मीद करता है कि गंगा मैया साफ कर देगा, वो नहीं हो सकता। तो ये मेन चीजें हैं। इंडिया में ये हमें लगता है कमी है, वो होनी चाहिए। इस पर तो सर सेंटिमेंट और हर्ट हो जाते हैं। अगर कहते हो कि गंगा को माँ मानते हैं फिर भी गंदा करते हैं, हाँ, तो कई बार एक लोग एकदम से लोग कहते हैं ये तो बुराई कर रहे हैं या गलत कह रहे हैं, सेंटिमेंट हर्ट्स हो जाते हैं कई बार, है ना? ये भी रहता है। कौन कौन सी कंट्री में आप गए हो? मैं दुबई गया हूँ, नेपाल गया हूँ, मलेशिया गया, सिंगापुर गया हूँ, अच्छा अच्छा। अभी भारत के वियतनाम लिए, गया हूँ। अच्छा अच्छा, अभी भारत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगता है आपको? अपनी फ्यूचर जनरेशन को देश के लिए और देश से जुड़े संसाधनों के रखरखाव के लिए तैयार करना। क्योंकि मुझे पर्सनली फील होता है कि आगे आने वाले समय में पता नहीं अपने देश का क्या स्वरूप हो। दूसरा, अगर हम पर्यावरण पे नहीं ध्यान दे पाए तो स्थिति बड़ी खराब होने वाली है। टेम्परेचर अभी से अलार्मिंग सिचुएशन पर है।
और आगे आने वालों में क्या होगा, वर्षों में क्या होगा, हम और आप देखेंगे, कितना देख पाएंगे भी हम आपको नहीं मालूम। हम्म। तो मुझे लगता है कि भारतीय नागरिक होने के नाते हमें इन दोनों चीजों पे ध्यान देना चाहिए। शिक्षा व्यवस्था में खूब टेक्नोलॉजी लिया हो, मैं इसका समर्थन करता हूँ, हम्म। लेकिन बातचीत, व्यवहार, संस्कार ये पहले होने चाहिए। और देश की खूब प्रगति करो, सब चीज अच्छी अच्छी बनाओ, उसका भी समर्थन करता हूँ, लेकिन पर्यावरण के संरक्षण के लिए इतने अधिक पेड़ लगाइए कि हमारा पानी, हमारी हवा, हमारे पशु पक्षी, जीव जंतु सब सुरक्षित रहे। और भारतवर्ष मतलब जो सबसे, हम जहाँ जन्म लेते हैं वो हमारे लिए सबसे अच्छी भूमि होती है। तो हमारी ये जन्मभूमि या हमारी मातृभूमि जो है, उसका जितना गौरवशाली इतिहास रहा है, वैसा ही भविष्य में बने। अब बात को अंतिम समय में अंतिम पड़ाव पे ले जाते हैं। हम्म। आप तो खुद एक स्कूल को प्रबंधक हैं, प्रधानाचार्य भी। शिक्षा व्यवस्था में कुछ बदलाव होना चाहिए। हाँ, मुझे लगता है कि अ, जैसे भी आपने बात कही थी कि बच्चों के डांटने वारने पर प्रतिबंध है, सरकारी प्रतिबंध है। मुझे लगता है कि जिम्मेदारी दे करके कोई काम किया है, समाज विद्यालयों को जिम्मेदारी दे, भाई ठीक है हमारे बच्चों को आप ठीक करके दीजिए। उसमें यदि कहीं उनकी प्रशंसा है, कहीं डांटना है, कहीं कठोर बनना है, तो इतनी स्वतंत्रता अध्यापक के पास होनी चाहिए। दूसरी चीज, अच्छी बात है टेक्नोलॉजी आ रही है, अच्छी बात है हम खेल कूद को बढ़ावा दे रहे हैं, अच्छी बात है हम कल्चरल एक्टिविटीज को बढ़ावा दे रहे हैं। तो इस रूटीन की शिक्षा के साथ साथ कुछ ऐसे संस्थान भी होने चाहिए जो उन्हीं चीजों पर फोकस्ड हो, डांसिंग, सिंगिंग, के स्पोर्ट्स एकेडमी टाइप। अगर ये छोटे शहरों में सरकार द्वारा विकसित होती हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी शिक्षा का स्वरूप बदलेंगे। अभी शायद आपको पता हो कि सीबीएसई ने एक नया सर्कुलर निकाला है कि प्रत्येक सप्ताह एक खेल का पीरियड होना ही चाहिए। ऐसा इसलिए कि बहुत सारे विद्यालयों ने खेल का पीरियड ही खत्म कर दिया था, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। तो सरकार ने सोचा या लगा कि बच्चे नहीं खेल पा रहे हैं, सब नहीं खेल पा रहे हैं। भाई हम लोग जब छोटे थे तो आसपास बहुत सारे खेल के मैदान हुआ करते थे। खत्म हो अब गया। इतना ज्यादा शहरीकरण हो गया कि पता चला 15 फुट की रोड है, 10 बाई 10 का कमरा है, उससे भी माँ बाप बच्चे को बाहर नहीं निकलते दे रहे। कैसे खेलेगा? तो समाज को, विद्यालयों को जिम्मेदारी देनी चाहिए कि वो हमारे बच्चों का निर्माण करें, मतलब भारत के भविष्य का निर्माण करें, बच्चों के व्यक्तित्व का निर्माण करें, और व्यक्तित्व में उन्हें ये सारी चीजें सिखाएं। केवल किताबी ज्ञान तक सीमित न रखें, उनके अंदर एक समझ हो, माँ बाप, परिवार, पड़ोस, समाज, राष्ट्र के प्रति हमारे क्या कर्तव्य है। अगर हम ऐसे नागरिक तैयार करेंगे तो फिर हमारे देश का फ्यूचर जो है सुरक्षित है। यहाँ पे एक चीज आखिरी में हम पड़ाव पे हैं। आपने जो करेज दिखाया था, नौकरी छोड़कर आपने यहाँ पर आए, शिक्षा के क्षेत्र में आए। अब कई लड़के नई नई चीजें, एंटरप्रेन्योरशिप जिसको बोलते हैं, नई नई कुछ चीजें करना चाह रहे हैं। मैं चाहूंगा कि किसी भी नौजवान के लिए कुछ भी नया शुरू करना है तो क्या फॉलो करें जो आगे बढ़ सके, जैसे ये करेज जो आपने दिखाया था, है ना, वो कर दिखा सकते हैं? देखिए कैसे दिखा सकते? माइंडसेट क्या होना चाहिए? देखिए मैंने पहले भी कहा था कि हम अगर नॉलेजेबल है हम्म। तो अच्छी नौकरी भी कर सकते हैं और अच्छा व्यापार भी कर सकते हैं। हम्म। तो अपनी पूरी एजुकेशन लाइफ के दौरान हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम मैक्सिमम नॉलेज गेन कर पाए। हम्म। तो जो बच्चे अपना काम करना चाहते हैं या कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो वो इस चीज को डिसाइड करें कि उन्हें करना क्या है। हम्म। नंबर 2, उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करें कि उस कार्य को किस प्रकार हम कर सकते हैं। और जब से शुरू कर दें, तो जो व्यक्तिगत स्वभाव होता है कि उस काम के पीछे पड़े रहें, असफल होने पर उसके तरीके ढूंढ करके बार बार प्रयास करते रहें, कंसिस्टेंसी बनी रहे उनकी। कभी कभी नए काम में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हतोत्साहित करते हैं, ऐसे लोगों से बचें। अपना माइंड सेट करके, अपना एम सेट करके, अपना गोल सेट करके उसको अचीव करने के लिए बस पीछे पड़े रहे। देसी भाषा में कहते हैं ना, लगे रहे, तो वो लोग अपने मुकाम तक पहुंच जाते हैं। यदि आप मेरे बारे में पूछो तो जब मैं प्रिंसिपल हुआ तो उस समय
हमारे विद्यालय का भवन नहीं था, हम्म। मतलब कुछ ही कमरे बने हुए थे, बाकी टीन शेड में विद्यालय चलता था। तो उस समय की अपनी तमाम समस्याएं थी, लेकिन मेहनत इतनी ज्यादा हुई कि लोगों ने उस टीन शेड में भी विश्वास किया, बच्चे भेजे, हम्म। विद्यालय भवन बना, फिर बच्चे आए, फिर उतार चढ़ाव रहे, फिर एक पार्टनरशिप में विद्यालय खोला। आप जानते हो नई शुरुआत में कितनी दिक्कत होती है। बहुत। बहुत सारे लोग आपको केवल डिस्करेज करते हैं, अरे आपका गलत स्टेप हो गया। हम्म। तो अगर आपने उनकी बात मान ली तो फिर आप फेल हो जाते हैं। अगर आपने कोई स्टेप लिया है तो फिर अपने ऊपर भरोसा रखिए, आगे बढ़िए। वहां पर भी काफी मेहनत और संयम के साथ काम हुआ, अच्छा किया। जब अपना विद्यालय खोला उसके बाद तुरंत कोरोना आ गया, वित्तीय संकट रहे, तमाम प्रकार की दिक्कतें रही, लेकिन मेरे मन में ये विश्वास था कि ईश्वर ने हमें काम दिया है और इस काम को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करना है, और मैं करता रहा, आज आपके सामने हूं। अच्छा, मैं मतलब बड़ा इसमें मुझे रोचक बात लगी। आपने नॉर्थ ईस्ट में शिक्षा ग्रहण करी शुरू में, आपने देश भर घूमा है, दुनिया भी घूमी है ना। आपके घर में एक डिसिप्लिन का माहौल भी रहा होगा क्योंकि आपके पिता सेना में थे। इन सब का फायदा बच्चों को तो निश्चित तौर पे मिलता होगा। कुछ नया सा कुछ डिफरेंट, कोई चेंज आपने अपने स्कूल के बच्चे में किया, क्योंकि वो आप खुद उनके लिए प्रेरणा का स्रोत हो। कुछ नया सा स्कूल में चल रहा है शिक्षा में? हाँ बिल्कुल, मैंने आपसे पहले भी कहा ना कि मैं केवल किताबी ज्ञान पे भरोसा नहीं करता है। मुझे मुझे ये नहीं लगता है कि हमने बच्चे को लिखना पढ़ना सिखा दिया तो वो एजुकेशन हुआ। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ, इनफैक्ट टीचर्स की ट्रेनिंग लेता हूँ तब भी बात बताता हूँ। पहली चीज ये कि आप ये मान के चलो कि टीचर स्वयं अपनी बातचीत से, अपने व्यवहार से, अपने समय पर आने जाने से, बच्चों के प्रति व्यवहार से, आपसी टीचर के प्रति व्यवहार से, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बच्चों को सिखा रहा है कि उसे कैसे रहना है। तो मेरा पहला फोकस रहता है टीचर्स अपने अंदर ये चेंजेस करें। दूसरा, हम बच्चों के ऊपर कोई चीज थोपे ना। मतलब टीचर जब ये सोचता है कि नहीं मैं ही जानता हूँ, बच्चा कुछ नहीं जानता है, तो जब हम कोई चीज अपनी ही मनवाना चाहते हैं तो हमारा तरीका अलग होता है, और जब हम कुछ चीज सिखाना चाहते हैं, उससे भी सीखना चाहते हैं, तो हमारा तरीका अलग होता है। मैं हमेशा टीचर से कहता हूँ कि आप इस भ्रम में ना रहे कि हम ही सब कुछ जानते हैं और हमें केवल बच्चों को सिखाने नहीं। आप ये सोचिए कि जो हम जान रहे हैं वो हम शेयर कर रहे हैं, आपकी भी कुछ जानकारी इसमें हो सकती है। उस तरह से बच्चे अच्छा महसूस करते हैं, उनका अपनों के प्रति लगाव बढ़ता है, आपस में एक स्नेह प्रेम बना रहता है, शिक्षकों का बड़ों का सम्मान करता है। दूसरी चीज, मेरा फोकस उनकी दिनचर्या पर भी रहता है। मैं नहीं जानता कितने स्कूल इस बात पे चर्चा करते होंगे। हमेशा पूछता हूँ कितने बजे उठे, कितने बजे सोए, कितने कितने घंटे पढ़ते हो, कौन लोग पैर छूते हैं, कौन लोग नहीं छू के आते हैं, ये हमेशा पूछता हूँ। इसलिए कि एक क्लास में अगर 50% बच्चे हाथ उठा रहे हैं तो कल दो एक तो उठाए, एक नहीं सर आज हमने भी छुए पैर। 50 से 54 5। तो वो चीज बच्चों को ठीक लगती है। तो मेरा ये फोकस रहता है कि हम बच्चों को इन चीजों को रोज 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 याद दिलाएं, रोज याद दिलाएं। अच्छा आज किसका बर्थडे है, आज मेरा बर्थडे है, कोई पौधा लगाया, नहीं सर, अच्छा ले जाओ लगाना। तो ये वो चीजें हैं जो बच्चों को वास्तव में जिस तरह की जनरेशन का डेवलपमेंट हम चाह रहे हैं उन चीजों के प्रति प्रेरित कर रहे हैं। रही बात क्लास की, रही बात किताब की, रही बात टेक्नोलॉजी की, ठीक है बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत सारे ऐप्स हैं, टीचर्स उस तरह से पढ़ाते हैं बच्चों को, और कितना सीख पाए कितना नहीं सीख पाए हम उसका असेसमेंट भी करते हैं, बच्चों के क्लास टेस्ट लेते हैं, वो एक अलग पार्ट हो गया। लेकिन मेरा पार्ट रहता है मैक्सिमम बच्चों से इंटरेक्शन करने का, बात करने का, पूछने का, और शायद आज यही तरीका रह भी गया है कि हम उन्हें अपनों से जोड़े रखें और संस्कारवान रखें। बिल्कुल, हम चाहते हैं कि फिर से कोई आपके जैसा व्यक्तित्व ही और भी लोग आए, ताकि इटावा को खासकर, और मैं चाहता हूँ पूरे देश भर में आपके जैसे व्यक्तित्व को लोग हों जो शिक्षा को एक बिजनेस व्यापार की तरह से नहीं, बल्कि एक सेवा के तौर पे, समाज को सुधारने वाली चीजों के तौर पे शिक्षा को कुछ दें। जरूरी है आपके जैसे लोग। चलिए मिलते हैं फिर से हम कभी। आज हमारे साथ थे डॉक्टर कैलाश चंद यादव जी, और अगली बार फिर से हम किसी ऐसे के साथ आएंगे जिसको समाज की जरूरत है।